कैरियर मेकर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। जैसे के अंतर्गत हमारे ये वीडियो चल रहे हैं और हमारा एसएससी का ये 11वें नंबर का वीडियो है। आशा है कि आपको दिए गए 10 वीडियो पसंद आए होंगे और आप उन समाहित हैं, आनंद ले रहे होंगे। देखिए, बढ़ते हैं तरफ। देखें आज के प्रश्न क्या लेबल है। पहला प्रश्न है, देसी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस पड़ा था? तो स्वदेशी आंदोलन से पूछ रहा है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो थोड़ा समझेंगे बारे में। तो देखो, सबसे बड़ी भी बात, स्वदेशी आंदोलन आपको आंदोलन, तो आपको पता होना चाहिए कि 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ था और जो बंगाल विभाजन है ये कब हुआ था? 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। आपको ये भी विदित, लॉर्ड लॉर्ड कर्जन ने लॉर्ड कर्जन ने लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन किया गया था। तो बंगाल विभाजन से क्या हुआ था? 16 अगस्त को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। तो बंगाल विभाजन से लोगों का आक्रोश बहुत ज्यादा था। उसी टाइम पे लोगों ने क्या किया था? बंगाल विभाजन का बहुत ज्यादा विरोध किया था। फिर बाद में 1911 के आसपास बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, जब जॉर्ज पंचम और उनकी 1911 में आई थी, दिल्ली को भव्य तरीके से सजाया गया था। 1911 हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में अपन समझते हैं। ठीक है, क्या हुआ था, देखिए अगली स्लाइड में हम समझेंगे क्या हुआ था थोड़ा सा। ठीक है, देखें, आप समझें बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन था ये आपका कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन क्या था? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांट दिया था, है कि नहीं? फिर बंगाल विभाजन का हमने विरोध भी किया था। बाद में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और 1911 में जब जॉर्ज पंचम आ रहे थे, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी आ रही थी जिसका नाम था मैरी। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के आगमन पर जब दिल्ली को सजाया गया था, तो बहुत सारे लोग उनके रिश्तेदार आ गए थे। कहा था भाई बंगाल विभाजन रद्द किया जाए, बंगाल विभाजन। तो मैरी ने कहा कि क्या हो रहा है? तो लोगों ने कहा कि भाई बंगाल विभाजन हुआ था तो लॉर्ड जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने अपनी मैरी के कहने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। और यहीं पर 1911 में ही बंगाल आपका भारत की राजधानी आपका कलकत्ता स्थानांतरित हुई थी और 1912 में कलकत्ता को भारत की राजधानी बनाया गया। तो बंगाल विभाजन के विरोध में ही आपका चल रहा था क्या? देसी आंदोलन। देसी आंदोलन चल रहा था। देसी आंदोलन कब चल रहा था? और महात्मा गांधी के कहने पर जो अंग्रेजों के वस्त्र थे, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी, यही था स्वदेशी आंदोलन। आपसे कि स्वदेशी आंदोलन का आपका सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का, तो स्वदेशी आंदोलन का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है, देखिए तो
पूछ रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था। तो स्वदेशी आंदोलन जो था ये आपका कहाँ पर, ये स्वदेशी आंदोलन आपका फैला था कहाँ पर, बंगाल। क्या हुआ था, बंगाल में इसका सबसे प्रभाव था। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है। आपको ये पता होना चाहिए का सबसे जो लंबा संविधान है वो कहाँ का है, भारत का है। भारत के संविधान में जब बना था संविधान के 396 बनाए गए, 22 भाग बनाए गए और 8 अनुसूचियां बनाई गई तब जब संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में 445 से अधिक आर्टिकल हो गए हैं। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, करीब 445 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। सब पार्टों को मिला देंगे आप, सब पार्टों को मिला करके आपका 25 भाग तक हो गए हैं और 8 से कितना हो गई हैं, 12 अनुसूची। ठीक है, देखें ऑप्शन और नजर मारते हैं। राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है का सबसे पहला संविधान है, का सबसे पुराना, का सबसे पुराना और सबसे छोटा संविधान है, का सबसे पुराना और छोटा संविधान क्या है, राज्य अमेरिका का। ऐसा क्यों है, देखो भारत का संविधान बड़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि भारत के संविधान में केंद्र का भी संविधान है और राज्य का भी संविधान मिला हुआ है, भारतीय संविधान सबसे बड़ा हो जाता है। जबकि अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं है, अमेरिका का संविधान केंद्र का अलग है, राज्य का अलग है, का अलग है, स्टेट का अलग है। इससे अमेरिका का संविधान बहुत छोटा हो जाता है, मात्र 7 आर्टिकल है अमेरिका के संविधान में। का सबसे पहला संविधान है, लिखित संविधान है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए तो से हम संविधान मिली, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की आपने क्या कहां से ली है, से ली है। ठीक है, तो एक और बात याद रखें, जर्मनी का संविधान, जर्मनी के संविधान का नाम है वाइमर संविधान, एकमात्र संविधान ऐसा जिसके संविधान का नाम है, तो जर्मनी के संविधान का नाम क्या है, वाइमर। ठीक है, तो इसका सबसे होगा। ठीक है, ये हमारे अगले प्रश्न की ओर देखिए, प्रश्न क्या है, जुलाई 2022 में भारत से के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। इसका जो राइट आंसर है ये है जय राउत। जय राउत को आपका ये शिवसेना के हैं नेता है और इनको महाराष्ट्र में राज्यसभा का सांसद चुना था। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CIR एक महिला महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। क्या CSIR की महिला महादेशक पूछ रहा है, पहली महिला महादेशक का जो उत्तर है, प्रश्न उत्तर है थम्बी कलाई से। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या, तो पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध द्वारा मनाई जाती है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ध्यान देने लायक है, बुद्ध पूर्णिमा को क्या कहा जाता है, सागा दावा कहा जाता है। तो प्रश्न ये है, बुद्ध पूर्णिमा गौतम बुद्ध की है, सागा दावा किस राज्य में कहा जाता है। तो उसका इसका जो राइट आंसर है कहां पर, क्या कहा जाता है, सागा दावा कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 BC, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को डिलाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन एक क्रिकेटर नहीं है। ऑप्शन है आपके साइना नेहवाल, जवागल श्रीनाथ, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। याद रखें साइना नेहवाल है कि आपका क्रिकेटर नहीं, बैडमिंटन खेलती है, बैडमिंटन साइना नेहवाल, तो साइना नेहवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जवागल श्रीनाथ, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर ये सब है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें रवि की चालुक्य शासक की, आपको ये भी पता होना चाहिए, एक शासक था जिसका नाम था पुलकेशन द्वितीय। तो पुलकेशन ने पुलकेशन द्वितीय के शासन काल में रवि की एक अभिलेख की रचना, अभिलेख का नाम था एहोल अभिलेख, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, प्रश्न
जाए रवि की किस चालुक्य शासक की रचना की है, इसका उत्तर क्या होगा, पुलकेशी। और आपसे पूछा जाए क्या लिखा था, तो इन्होंने एहोल अभिलेख लिखा था। ये जो एहोल अभिलेख है द्वितीय है, ये वातापी के चालुक्य हैं। द्वितीय कौन है, वातापी के चालुक्य हैं। और जो ये है, इन्होंने 7वीं शताब्दी में आपका एहोल अभिलेख की क्या की थी, अभिलेख रचना रवि कीर्ति 7वीं शताब्दी में की। और इस एहोल अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, इस एहोल अभिलेख में कालिदास के बारे में बताया गया है। एहोल अभिलेख में लिखा हुआ है पुलकेशन द्वितीय और हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के बीच आपका युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में सम्राट हर्षवर्धन की क्या होती है, ठीक है। जबकि कुछ इतिहासकारों का मत है इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था तो पता ही नहीं चला था, जबकि बहुत सारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि हर्षवर्धन की हुई थी, पराजय हुई। और एहोल अभिलेख ऐसा अभिलेख है किस लैंग्वेज में लिखा गया है, भाषा में लिखा गया है एहोल। ठीक है, तो आप इतना याद रखें के बारे में। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, क्षत्रिय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। ये जब से सेट चालू हुए हैं तो ये नृत्य लगातार आ रहा है, कि हर राज्य का एक नया नृत्य जा रहा है। याद रखें जो क्षत्रिय है कहाँ का है, असम का लोक नृत्य। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 19 अंक हैं तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा। यदि दोनों खिलाड़ी जो है 29 अंक पा रहे हैं तो एक व्यक्ति खेल जीत जाएगा। तो जाहिर सी बात है एक ज्यादा होना चाहिए, अंक जिसका आएगा वही खेल क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए हो क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्थिरीकरण। मतलब एक जगह चीजों का क्या हो जाना, हो जाना कहलाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट कहलाता है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सोडियम सल्फेट AS4 सल्फेट और बेरियम क्लोराइड BaCl2 अभिक्रिया से क्या है बनने वाला सफेद अवक्षय क्या कहलाता है। अभिक्रिया यदि मैं करूं तो बनेगा ASO4 यानी बेरियम सल्फेट। राइट आंसर क्या होगा, बेरियम सल्फेट। और आपका बेरियम सल्फेट यहाँ से बन जाएगा BaSO4 और NaCl2 अलग से बन जाएगा, प्लस आपका क्या बनेगा Na, ठीक है, Cl2 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, कालीन और अन्य कलाकृतियों या बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है। सबको पता है जो बोरा है ये किससे बनाए जाते हैं, जूट से बोरे बनाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। मतलब ऐसा कौन है, इसे राजीव गांधी पुरस्कार भी मिल चुका है, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड भी मिल चुका है और रोटरी अंतरराष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है। ऑप्शन है आपके एन राजम या मोहम्मद जागर, महबूब सुभानी और शोभना नारायण। का जो राइट आंसर क्या है, शोभना नारायण। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो पहली बैठक से नियत तारीख से कितना होता है, तो पता होना चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। जो संसद है पार्लियामेंट होती है, संसद के 3 होते हैं, पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। के लिए जो उम्र है ये 20 वर्ष होना चाहिए, इसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए, इसके लिए 35 वर्ष होना चाहिए। तो लोकसभा होती है इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है इसके सदस्यों का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होगा, 5 साल, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 4 साल होता है। तो संसद का जो उल्लेख है आर्टिकल 79 में किया गया है, राज्यसभा का जो उल्लेख है आर्टिकल 80 में किया गया है और लोकसभा का उल्लेख है वो आर्टिकल 81 में। ये भी आप याद रखें
क्या बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा हो जाता है, मतलब इंपोर्ट की बात कर रहा है, महंगी कारण से होती है, तो जाहिर सी बात है जब उसमें प्रशुल्क लगेगा, ये टैक्स लग जाएगा, तो चीजें क्या हो जाएंगी, हो जाएंगी। इसका जो राइट आंसर है क्या है, प्रशुल्क। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, मतलब प्राइमरी क्षेत्र कौन सा नहीं, ऐसा पूछ रहा है। देखें तो हमें प्राप्त होता है वो हमारे प्राकृतिक क्षेत्र में होता है, जैसे डेयरी उद्योग सीधे प्राकृतिक चीजें हैं, वानिकी प्राकृतिक चीज, मत्स्य प्राकृतिक चीज, अतः ये क्या है, प्राकृतिक के अंतर्गत आएंगे। जबकि बैंक सेवाएं हैं एक ऐसी हैं क्षेत्र शामिल की बैंकिंग। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर आप याद रखें। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न को। ऋतु की विशेषता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर भारत में आपका लू चलती है, तो जो लू है ये सबसे ज्यादा कब चलती है, ग्रीष्म ऋतु। ये भी प्रश्न आ चुका हूँ, लू जो है ज्यादा चलती है उत्तर भारत में चलने वाली ये। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, स्टार्टअप इंडिया को के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए जो स्टार्टअप इंडिया है ये 2016 में लॉन्च हुई थी। स्टार्टअप इंडिया पूछ रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था, कौशल विकास और उद्यमताशील मंत्रालय, एवं रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है ये है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो स्टार्टअप इंडिया जो है इसके तहत क्या करना था, रोजगार को बढ़ाने के लिए उद्योगों की प्राथमिकता यहाँ पर दी गई थी, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री बने और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए स्टार्टअप इंडिया की गई थी 2016। ठीक है, तो वाणिज्य मंत्रालय ने इसकी। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी, आपको ये पता होना चाहिए। जनगणना है, गणना ये आपका केंद्र सूचना का विषय है, का विषय है आपका जनगणना। जनगणना जो है सेंसस जो है ये हर 10 वर्ष में होती है, और जनगणना जो है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। ठीक है, जबकि पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुई, जबकि भारत की जनगणना 1800 भारत की पहली जनगणना। तो पूछे अगर कि जनगणना का विषय है, 10-10 वर्ष में जनगणना होती है, 1951 में भारत की पहली जनगणना हुई थी, पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई, और 1881 में भारत की पहली। ठीक है, 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी, का जो राइट आंसर है ये है 74.04% महिलाएं, साक्षरता 69। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले तने संतुलित आहार देना चाहिए, कितने संतुलित आहार किशोरों को प्रतिदिन देना चाहिए, याद रखें ऑप्शन है 6, 3, 1, 2। याद रखें आपको किशोरों को कम से कम 3 पोषक आहार आपको देना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो देखें यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाया आपको समझ में आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बात।